नमस्कार साथी, मैं साक्षर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो आज का सेशन शुरू करते हैं अपना सरफेस फिनिश की तरफ। सरफेस फिनिश की पहली क्लास है वो आपकी हो चुकी है। बाय द वे उसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपको पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज थोड़ा मोटिवेशन हो जाए, इतने दिन हुए मोटिवेशन नहीं हुआ। तो मोटिवेशन की ये दो लाइनें कि दर्द गम और डर सब तेरे अंदर है, कि दर्द गम और डर सब तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तो अपने आप में सिकंदर है। ठीक है, जो बच्चे अपने आप को समझते हैं कि नहीं हम कमजोर है, उनके लिए ये शायरी बिल्कुल प्रभावी बैठती है। कमजोर नहीं हो, एक बार अपने आप को मौका दे के देखो, अपने फील्ड का पक्का बनो यार, सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन सरफेस फिनिश की तरफ। पहली क्लास पहला सेशन हुआ सरफेस फिनिश का, मेरे को लगता है सब बढ़िया हुआ होगा सबका। सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश किसे कहते हैं? कल मैंने इंट्रो में बताया था कि ये होता है सरफेस फिनिश। किसे कहते हैं? कि किसी पार्ट, क्या, किसी पार्ट की वह सतह जो स्मूथनेस और रफनेस से संबोधित होती हो या उसे संबोधित करती हो। या तो वो क्या हो, स्मूथ हो, बिल्कुल क्लीन हो, और या वो क्या हो, एक रफ की तरह हो, जैसे उसमें कोई खरोच पड़ी हो। वो क्या होती है? एक सरफेस फिनिश होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपन ने कल सरफेस के लगभग प्रकार पढ़ लिए थे, सरफेस की परिभाषा पढ़ ली थी, और सरफेस की अच्छी सतह होती है, उसके जो अपन को बेनिफिट होते हैं, लाभ होते हैं, वो पढ़ लिए थे। आज पढ़ते हैं अपन माप की इकाई। किसकी? सरफेस की जो माप की इकाई है वो अपन किन सूत्रों से जानते हैं, या सरफेस की माप की इकाई है वो किसे कहते हैं, और कौन कौन सी पद्धति से है वो निकालते हैं। चलो तो इसे लिखो, हेडिंग डाल लीजिए माप की इकाई। एक सेकंड, माप की इकाई। बताओ माप की इकाई क्या होती है? सरफेस फिनिश को दो पद्धति द्वारा है वो मापा जाता है। कौन सी पद्धति है? तो इसमें लिखो, सरफेस फिनिश को दो पद्धतियों में मापा जाता है। क्या कह रहा है? कि सरफेस फिनिश को दो पद्धति में मापा जाता है। तो उसमें पहली पद्धति आपकी कौन सी है? पहली पद्धति कौन सी है आपकी? इंग्लिश पद्धति, यानी ब्रिटिश पद्धति। तो इसमें लिखो ब्रिटिश पद्धति। अब ब्रिटिश पद्धति में अपन कितने मान तक मापते हैं? मतलब जैसे माइक्रो है, इंच है, माइक्रोमीटर है, एमएम है, वो कितना होता है? तो ब्रिटिश पद्धति में अपन इसमें कितना मापते हैं? माइक्रो इंच में मापा जाता है। तो इसमें लिखो ब्रिटिश पद्धति में यह माइक्रो इंच में मापा जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुको गाइस। हाँ, तो क्या कह रहा था कि सरफेस फिनिश को दो पद्धतियों में मापा जाता है। कौन कौन सी? एक तो आपकी ब्रिटिश पद्धति, इसमें आप किस में मापे हो? माइक्रो इंच में मापते हो। किसको? सरफेस फिनिश को। तो इसमें लिखो ब्रिटिश पद्धति में यह माइक्रो इंच में मापी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी दूसरी पद्धति है कौन सी? अपनी इंडियन पद्धति, उसे क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति। तो इसमें लिखो मीट्रिक पद्धति में इससे माइक्रोमीटर में मापा जाता है। क्या? माइक्रोमीटर में मापा जाता है। क्या कह रहा है कि
इसे दो पद्धति मापा जाता है, कौन कौन सी? एक तो ब्रिटिश, एक मीट्रिक। ब्रिटिश में आपकी माइक्रो इंच और इसमें माइक्रोमीटर पद्धति में मापा जाता है। अब मेरे को ये बताओ कि एक माइक्रोन में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, या एक माइक्रोन में कितनी एमएम होती है, और एक माइक्रो इंच में कितने इंच होते हैं, ये बताओ। तो इसमें एक लाइन और लिखो कि बीआईएस के अनुसार इसके दो सूत्रों से इसे संबोधित किया जाता है या इसे मान निकाला जाता है। तो वो दो सूत्र कौन से हैं? एक तो है कैपिटल आर स्मॉल जेड, और एक है कैपिटल आर स्मॉल ए। चलो, तो इसमें दूसरी लाइन क्या लिखते हैं अपन? बीआईएस के अनुसार, बीआईएस के अनुसार आर जेड व आर ए, क्या कह रहा है? बीएस के अनुसार आर जेड व आर ए दो सूत्र से माप की इकाई को संबोधित किया जाता है। क्या? दो सूत्रों से, दो सूत्रों से माप की इकाई को दर्शाया जाता है। यही बात है। अब बात सीधी सी है, एक माइक्रोन और एक माइक्रो इंच में कितने इंच और एमएम होते हैं, ये बताओ। चले, चलो मैं बताता हूं। एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ रेजोल्यूशन सही है कि नहीं है। थोड़ा सेटअप आज नया किया है, ठीक है। एक सेकंड रुको। तो लिखो एक माइक्रोन बराबर कितने एमएम होते हैं? एक माइक्रोन में कितने एमएम होते हैं, मिमी होते हैं? एक माइक्रोन में 0.001 एमएम। क्या? 0.001 एमएम। उसी प्रकार आपका दूसरा लिखेंगे अपन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है एक माइक्रो इंच में। क्या? एक माइक्रो इंच में, माइक्रो इंच में कितने इंच होते हैं? तो इसमें लिखो 0 पॉइंट, क्या? 0.0000001 इंच। तो इसमें कितने जीरो लगेंगे? इसमें कितने जीरो लगेंगे? 5 जीरो लगेंगे। 1 2 3 4 5, ये इतने जीरो लगते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा समझाता हूं। माप की इकाई, माप की इकाई है, यानी सरफेस को दो पद्धतियों में मापा जाता है। एक तो आपकी ब्रिटिश पद्धति, इसमें माइक्रो इंच से माप लिया जाता है, और एक आपकी मेट्रिक पद्धति, इसमें माइक्रोमीटर से माप लिया जाता है, यानी एमएम में माप लिया जाता है। और माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर ही होगा क्या? ये माइक्रोमीटर नहीं होगा, ये माइक्रोन होगा। क्या होगा? माइक्रोन होगा। एक सेकंड रुको, ये माइक्रोमीटर नहीं होगा, ये माइक्रोन होगा, ठीक है। गलती होगी, माइक्रो, क्या? माइक्रोन, ठीक है। तो अब इसमें बीआईएस के यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसके दो सूत्र यूज किए जाते हैं। कौन से? आर, कैपिटल आर, और जेड है वो स्मॉल है, और इसमें कैपिटल ए और ए स्मॉल है, ठीक है। ये दो सूत्र है, इन दोनों से माप की इकाई का पता लगाया जाता है। और एक माइक्रोन में कितने होते हैं? 0.001 एमएम होते हैं। और एक माइक्रो इंच में कितने इंच होते हैं? 0.0000001 इंच होते हैं, ठीक है। अब इसे लिखो, आगे देखते हैं कि जो आर का जो फॉर्मूला है, जो आर की वैल्यू है, उसका माप क्या है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आर ए की वैल्यू, यानी आर ए का मान क्या होता है, यानी रॉ का मान क्या होता है, ठीक है। चलो, अब अगर किसी को पता है रॉ का मान क्या होता है तो कमेंट कर सकता है, और कमेंट करोगे नहीं, पता है मेरे को, नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, आदत है। थोड़ा टाइम अगर इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा पड़ा है ना, तो ये है कि बस फिर मिटता नहीं है नीचे। चलो, तो इसमें लिखो रा का मान या रो की वैल्यू। रा
मान यानी वैल्यू। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको। हाँ, तो रा का मान है वो किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि किसी सरफेस, जो सरफेस होती है उसकी जो क्वालिटी होती है, कि सरफेस स्ट्रक्चर की क्वालिटी को रा के मान के साथ प्रयोग किया जाता है और उसमें संख्यात्मक मान भी दिया जाता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, लिखो एक सेकंड रुको, किसी सरफेस स्ट्रक्चर क्वालिटी को RA मान का उपयोग कर संख्यात्मक, क्या संख्यात्मक व्यक्त किया जाता है। मतलब कि क्या कह रहा है, अगर किसी सरफेस टेक्सचर की क्वालिटी को आपको दर्शाना है कि वो कैसी दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है, RA लगाकर उसके साथ ग्रेड लिखना है। अब ग्रेड कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं RA का वैल्यू। ठीक है, अब R क्या होती है, R क्या होती है, दो सरफेस के बीच की दूरी को R कहते हैं या रा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो दो लाइनों के बीच की सरफेस दूरी को RA कहते हैं। गाइज अगर थोड़ी सी अगर नॉइज आ रही है बाहर की, तो हमारे पास में थोड़ा सत्संग हो रहा है, उसकी नॉइज आ रही है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वो आएगी 10-15 दिन लगातार आएगी। मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, पर उनको बोल नहीं सकते, सत्संग हो रहा है, करते हैं लोग हमारे आसपास में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो लाइन के बीच की दूरी, क्या दो लाइन के बीच की सरफेस दूरी को RA कहा जाता है, और इसे इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल लाइन एवरेज भी कहा जाता है। तो इसमें लिखो, इसे सेंट्रल लाइन एवरेज भी कहते हैं। यानी इसकी शॉर्ट नाम क्या होगा, CLA, सेंट्रल लाइन एवरेज। तो एक बार दोबारा समझो, RA का मान क्या होता है कि अगर आपको RA का मान प्रदर्शित करना है तो किसके ऊपर करोगे, किसी सरफेस स्ट्रक्चर की क्वालिटी के ऊपर व्यक्त करोगे। अब सरफेस स्ट्रक्चर की क्वालिटी वो किसके अनुसार दी जाती है, ग्रेड के अनुसार दी जाती है। दो कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, यानी N से है सारा रोला है वो प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, N से प्रदर्शित किया जाता है। तो दो लाइनों के बीच की सरफेस दूरी को क्या कहते हैं, RA यानी रो कहते हैं। और इसे सेंट्रल लाइन एवरेज, क्या सेंट्रल लाइन एवरेज भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल लाइन एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि जो आपके जो ग्रेड है, सरफेस की जो ग्रेड है वो किस प्रकार दर्शाए गए, इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, सरफेस फिनिश के ग्रेड। चलो इसे लिखो, लिख लिया। तो इसे लिखो, सरफेस फिनिश ग्रेड, क्या सरफेस फिनिश ग्रेड। अब सरफेस फिनिश ग्रेड क्या होता है और किसके अनुसार ये दिए जाते हैं, BIS के अनुसार RA के सूत्र का मान स्टैंडर्ड साइज में 12 ग्रेड में बने होते हैं, या 12 स्टैंडर्ड ग्रेड है वो बने होते हैं। तो इसमें लिखो, BIS के अनुसार, क्या BIS के अनुसार RA के मान के सूत्रों से
12 स्टैंडर्ड ग्रेड या 12 स्टैंडर्ड ग्रेड बनाए गए हैं। ठीक है, अब जो 12 स्टैंडर्ड गेज बनाए गए हैं वो एक तालिका में निम्न प्रकार से बनाए गए। क्या? निम्न तालिका। वो तालिका अपन आगे बनाएंगे, तब तक इसे लिखो। एक बार दोबारा बता देता हूं, जो आपकी सरफेस फिनिश ग्रेड होती है वो बीआईएस के अनुसार आरए के मान के सूत्रों के अनुसार 12 स्टैंडर्ड गेज में बनाई जाती है। और जो कितने ग्रेड होते हैं? 12 ग्रेड होते हैं। किसके अनुसार बनाई जाती है? बीआईएस के अनुसार बनाई जाती है। और कौन से सूत्र का मान लिया जाता है? आरए सूत्र का मान है उसमें लिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं जो आपकी तालिका है वो किस प्रकार बनाई गई है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपकी फिनिश की, यानी सरफेस फिनिश का जो ग्रेड बनाए थे अपन ने उनकी तालिका की तरफ। चलो, तो ब्लैक पेन से कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो तालिका। ये पूरी तालिका है। तालिका में सबसे पहले लिखो रफनेस का ग्रेड नंबर। क्या? रफनेस का ग्रेड नंबर। एक नंबर आ गया। ठीक है, अब इसको यहां से पूरी लाइन है वो खींच डालो इतनी। ठीक है, और इसको यहां से खींच दो और इसको ये कर दो। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखना है? आर ए का मान। किसका? आर ए का मान। किसका? आर ए का मान। अब आर ए का मान है वो कितना होता है? पॉइंटों में होता है भाई। ठीक है, किस में होता है? पॉइंटों में होता है। चलो ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं प्रतीक। प्रतीक मतलब अगर आपको कहीं मान ना दिखाई दे ना, क्या? अगर कहीं मान ना दिखाई दे और सिंबल दिखाई दे तो आप मान सकते हो कि हाँ ये आर ए का फॉर्मूला है और यहाँ पे इतने जो रेफरेंस के ग्रेड की संख्या है वो लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे N1। क्या? N1, N2 और N3। चलो ठीक है, अब N1, N2, N3 का जो रफनेस का सॉरी ये आर ए का मान है वो कितना होता है? N1 का मान कितना होता है? 0.025। ठीक है, और इसका जो आपके N2 का मान कितना होता है? 0.05। कितना होता है? 0.05। और आपका ये जो N3 होता है इसका मान कितना? 0.01। कितना होता है? 0.01। एक सेकंड, इसमें ये जीरो ना लगाकर आप सीधा सा 1 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 1। ये आ गया आपका 1। ठीक है, तो आपको पता चला, आपको पता चला इन तीनों का मान। किसका? N1 का मान, N2 का मान और N3 का मान। और ये मान है वो किसके अंदर आता है? आपका RA का मान आता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके सिंबल है वो सिंबल कितने होते हैं? इसके 4 सिंबल लगे होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक ये वाला सिंबल होता है, फिर ये वाला सिंबल होता है, फिर भैया जी ये वाला सिंबल होता है, फिर ये वाला सिंबल होता है। अगर आपको ये सिंबल कहीं ध्यान में मिल जाए किसी भी सरफेस के ऊपर तो आपको क्या सोचना है? इन तीनों में से किसी एक का मान है। ठीक है, और इन तीनों में से किसी एक का मान आपको मिल जाता है 0.05। क्या? 0.05 मिल जाता है तो आपको सीधा सा ग्रेड पता लग जाएगा कौन सा है? N2 ग्रेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। N4, N5, N6। कितना? N6। चलो, अब ये बताओ इसके अंदर जो नंबर ऑफ आर ए का होगा वो कितना होगा? डबल हो जाएगा। एक का 2, 0.2, फिर 0. कितना होगा? 4। मैंने क्या कहा था? डबल हो जाएगा, तो 0.4 और 0.8। ठीक है, तो 0.2 मान किसका होगा? N4 का होगा। 0.4 है वो किसका मान होगा? N5 का होगा। और N6 का मान कितना होगा? 0.8 होगा। और आपको सिंबल है वो कौन सा मिलेगा? इसके अंदर आपको सिंबल मिलेगा सिर्फ ये 3। इसमें कितने थे? 4 ऑप्शन आ गए थे। इसमें कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन आ गए। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने N1, N2 और N3 का पता लगाया था, ग्रेड की संख्या का पता लगाया था, उसी प्रकार आपको इन्हीं संख्या से ये सिंबल देख के या मान देख के ये ग्रेड देख के आपस में पता लगाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7, 8, 9।
क्या 7 8 9। चलो अब ये बताओ 7 8 9 का क्या होगा, फिर डबल हो जाएगा, 8 का गुना कितना 16, तो 16 यानी 1.6, ठीक है डबल हुआ। फिर 1.6 का कितना गुना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 3.2 कितना हो जाएगा 3.2, तो 3.2। और 32 को अगर 32 से प्लस करते हैं तो कितना आता है, 4 4 2 और 2 4 आते हैं क्या, 2 और 2 4 आते हैं, कितने आते हैं बताओ, 2 और 2 और 3 3 कितना होगा यहाँ पे बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे वह मान ना, बिल्कुल सेम मान आकर 6.3 मान आएगा, ठीक है। तो ये आपका n7 का मान हो जाता है, ये आपका n8 का मान हो जाता है, ये आपका n9 का मान होता है। और इसके अंदर सिंबल ऑफ संख्या कितनी दिखाई जाती है, इसके अंदर सिंबल ऑफ संख्या ओनली फॉर 2 सिंबल्स ये आपके दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका 9 तक, कितना, ये हुआ आपका 9 तक। तो एक बार दोबारा बताता हूं, रफनेस का ग्रेड संख्या नंबर या RA का मान और प्रतीक, ये आपको n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9, ये आपको यहां तक मान हो गए। मैं आपको n10 n11 और n12 का मान बताता हूं, तब तक इसे लिखो। हाँ चले, अब मान देखते हैं आपका इनका, तो यहीं से मैं ये कर देता हूं, हटा देता हूं। चलो तो यहां पे लिखो n10 n11 n12, ठीक है। अब इनका मान और प्रतीक क्या रहेगा, प्रतीक बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रतीक रहेगा, ये वाला बिल्कुल सिंपल सा प्रतीक रहेगा। अब ये देखो 6 पॉइंट कितने हैं, 3 है, तो इनका डबल हो जाएगा। डबल कितना होगा बताओ, डबल कितना होगा, 63 को 63 से प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 से 12, तो 12.5 मान किसका हो जाता है, n10 का मान हो जाता है, ठीक है। और आपका फिर 12 12.5 कितने हो जाते हैं, 12 12 24 और 12.5 25, 25 का मान कौन सा हो जाता है आपका, n11 का मान हो जाता है। और 25 दूनी 50 आपका n12 का मान हो जाता है। और ये आपका इनके सिंबल्स रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है ये वाला लिखना है, ठीक है, छानने में, सॉरी तालिका में, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलो अब एक इसके ऊपर टिप्पणी बनी हुई है कि जो आपकी सैंपलिंग लेंथ है उसका भी मान आपको किस प्रकार एडजस्ट किया जाता है आपकी सरफेस फिनिश के ऊपर, वो देखते हैं। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मैंने अभी आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि एक टिप्पणी करनी है, वो टिप्पणी कैसे करेंगे। अब जैसे कि आपका कोई भी सरफेस फिनिश है उसका नंबर दिया जाता है ना, अब उसी प्रकार आपकी जो सैंपलिंग लेंथ होती है उसका भी नंबर आपको दिखाना पड़ता है। अब जैसे मान लो कि सैंपलिंग लेंथ का नंबर है आपका 0.8 mm, ठीक है, और उसके ऊपर n7 ग्रेड का मिलिंग मशीन का ऑपरेशन करना है। तो मिलिंग मशीन है जो मशीन की कार्यक्रिया के अनुसार 0.05 और 0.8 और 2.5 वाली जो सैंपलिंग लेंथ है उनके लिए जो जो सैंपलिंग लेंथ होती है वो पहले से उपयुक्त होती है, मतलब पहले से ही सही होती है, वो नंबर है वो पहले दिए जाते हैं। यानी 0.8 के ऊपर वो जो ऑपरेशन है टिप्पणी है वो नहीं हो सकती, ठीक है। जो पहले से उसके ऊपर क्या हो गया, सैंपलिंग लेंथ का नंबर है वो आ जाता है, किसके साथ, सरफेस प्लेट यानी फिनिश के साथ, ठीक है। चलो तो इसमें मैं आगे लिखाता हूँ और आपको सही से समझाता हूँ। ये कभी कभी क्वेश्चन क्या है कि घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। अब जैसे DRDO का जो पीछे पेपर हुआ था ना, उसमें जो क्वेश्चन थे ना बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन, जो मैं मेरी शिफ्ट का बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन थे ना बिल्कुल एकदम इजी इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। और मेन मोटिव क्या था, जो अंदर जो उसके ऑप्शन थे ना उसके अंदर ट्विस्ट दिया हुआ था बाबा। अब जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्नेह का कार्य क्या है, स्नेह का कार्य क्या है, क्या है स्नेह का कार्य, घर्षण कम पैदा करना, घर्षण को मतलब घर्षण कम पैदा करना, जॉब को कम घसाना, या किसी मशीन की स्पीड को घसाना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ इनमें से कौन सा होगा, तब तक मैं आपको ये समझाता हूँ। बताओ स्नेह का कार्य क्या होता है, तो इसमें लिखो, छोटी सी एक टिप्पणी लिखते हैं, टिप्पणी। अब टिप्पणी किस प्रकार शुरू करते हैं कि जब सरफेस फिनिश का नंबर दिया जाता है, क्या, जब सरफेस फिनिश का नंबर दिया जाता है, तो इसमें लिखो, जब सरफेस फिनिश का नंबर दिया
जाता है तो उसके साथ सैंपलिंग लेंथ का भी आवश्यक होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जिस प्रकार सरफेस फिनिश आपने सरफेस फिनिश कर दी उसका आपको नंबर देना है, तो आप क्या करते हो सैंपलिंग लेंथ करते हो उसका भी नंबर देना क्या है आवश्यक रहता है। अब जैसे कि सैंपलिंग लेंथ का नंबर दिया है 0.8, क्या दिया है 0.8, तो इसमें लिखो जैसे सैंपलिंग लेंथ क्या, जैसे सैंपलिंग लेंथ 0.8 पर N7 ग्रेड से मिलिंग ऑपरेशन करना है। ठीक है, अब इसने एक नंबर दे दिया, क्या सैंपलिंग लेंथ का नंबर क्या दे दिया 0.8 नंबर दे दिया, और उसके ऊपर क्या करना है N7 ग्रेड का मेलिंग ऑपरेशन करना है, उसके ऊपर मेलिंग मशीन से कोई भी ऑपरेशन करना है। ठीक है, और उसका ग्रेड कितना रहना चाहिए N7 रहना चाहिए, और उसकी जो ये लेंथ है वो कितनी 0.8 रहनी चाहिए। ठीक है, क्या आर का मान कितना रहना चाहिए 0.8 रहना चाहिए। तो उसी प्रकार ये क्या कह रहा है कि मशीनिक क्रिया जो कार्य क्रिया होती है उसमें 0.25 0.8 और 2.5 क्या 2.5 होती है ना, वो सैंपलिंग युक्त होती है। ठीक है, यानी उसमें सैंपलिंग करने की आवश्यकता है वो नहीं होती। ठीक है, तो इसमें चलो क्या मशीनी कार्य क्रियाओं में 0.25 0.8 और 2.5 क्या 0.25 0.8 और 0.25 में सैंपलिंग लेंथ युक्त होती है। मतलब इन नंबर के ऊपर आपको मिलिंग मशीन या किसी भी मशीन का ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने ग्रेड में बिल्कुल सही सेमी मिलेगी, और इनका मान है वो सरफेस प्लेट यानी सरफेस फिनिश के साथ है वो दिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जो आपकी सरफेस फिनिश होती है उसको मतलब एक जगह डिसाइड करने या उसको कुछ विधियां है वो देखते हैं कौन सी है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं सरफेस फिनिश को प्रकट करने की विधियां। जैसे कि आपका जो ये त्रिभुज मैंने अभी आपको ये सिंबल दिखाया था ना, ये मैंने आपको जो सिंबल दिखाया था पीछे इस प्रकार का दिखाया था ना, इन सिंबलों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, इन सिंबलों का उपयोग कैसे करते हैं, और ये सिंबल और कितने प्रकार के होते हैं, और इन सिंबलों के ग्रेड है, जो दूसरे त्रिभुज है उनके ग्रेड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं। तो हेडिंग डालो सरफेस फिनिश प्रकट करने की विधि। क्या सरफेस फिनिश प्रकट करने की विधि, यानी जो अपन सरफेस प्रकट करते हैं उसकी विधि कौन कौन सी है। अब जैसे आप क्या करते हो एडी की क्लास लेते हो और एडी की क्लास में ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग में अपन ज्यादातर यूज नहीं करते हैं और टीचर है वो बताते भी नहीं है क्योंकि ये बहुत गहराई वाली बात है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ड्राइंग में इस प्रकार का त्रिभुज या एक मतलब 60 डिग्री वाला जो त्रिभुज यूज लेते हो उनका मान है वो कितना होता है। यानी एक त्रिभुज देखो कि मैंने ये आपकी एक ड्राइंग बनाई है, ठीक है, ये ऐसी तो बनती है ना ड्राइंग, कुछ इस प्रकार से हो जाती है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, इसी प्रकार से बनती है। अब इसकी सरफेस फिनिश को आपको दिखाना है, मतलब ये कितनी परिशुद्ध बनी हुई है, क्या कितनी परिशुद्ध बनी हुई है। तो इसमें आप क्या करोगे,
एक त्रिभुज लगाओगे, फिर आप क्या दो त्रिभुज लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, सर बहुत बढ़िया बनी है तो इसमें ये बनाओगे, फिर आपकी जो चार त्रिभुज लगाओगे ना। तो इस ड्राइंग की सरफेस को प्रकट करने के लिए कितने त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ती है और कितने दो त्रिभुज होते हैं, वो कितने कितने माइक्रोन के होते हैं, वो देखते हैं अपन। एक मिनट रुको। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि ड्राइंग में 60 डिग्री त्रिभुज को बनाकर सरफेस फिनिश को दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले लिखो यही कहानी, ड्राइंग में 60 डिग्री त्रिभुज को बनाकर, क्या ड्राइंग में 60 डिग्री त्रिभुज को बनाकर सरफेस फिनिश को दर्शाया जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि ड्राइंग में जो त्रिभुज बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, और उसे बनाकर अपन क्या दर्शाते हैं, सरफेस फिनिश को दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये इसने तो ये बोल दिया कि सरफेस फिनिश को दर्शाया जाता है। अब सरफेस फिनिश को दर्शाते हैं वो किस प्रकार दर्शाते हैं, तो सबसे पहले लाइन लिखो, अगर आपने कहीं एक त्रिभुज लगाया है, क्या एक त्रिभुज का मान कितना होता है, 40 से 80 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, तो मैं सीधा सा बताता हूं इसमें, एक त्रिभुज एक त्रिभुज 40 से 80 माइक्रोन तक, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज 40 से 80 माइक्रोन तक होता है। आगे बढ़ते हैं, तो दो, यानी दो त्रिभुज कितने होते हैं, अगर आपको इस प्रकार अगर कोई दो त्रिभुज दिखाई दे तो कितने होते हैं, 16 से 40, क्या 16 से 40 माइक्रोन तक, क्या 16 से 40 माइक्रोन तक। आगे बढ़ते हैं, तीन त्रिभुज, तीन त्रिभुज हुए ना, हाँ, क्या तीन त्रिभुज। अब तीन त्रिभुज का मान कितना होता है, 16 माइक्रोन तक, यानी 16 माइक्रोन तक अपन तीन त्रिभुज मानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चार त्रिभुज। अब चार त्रिभुज क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या होएगा, 16 माइक्रोन से कम तक, क्या कह रहा है कि 16 माइक्रोन से कम तक किया जाता है। तो इसमें लिखो कि ड्राइंग में 60 डिग्री त्रिभुज को बनाकर सरफेस फिनिश को दर्शाया जाता है। एक त्रिभुज कितना होता है, 40 से 80 माइक्रोन तक के बीच में होता है, और दो त्रिभुज क्या मान लिया जाता है, 16 से 40 मान लिया जाता है, और तीन त्रिभुज क्या मान लिया जाता है, 16 से 16 माइक्रोन तक मान लिया जाता है, और चार त्रिभुज कितने होते हैं, 16 माइक्रोन से कम होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज को है वो दर्शाया जाता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे और भी है, क्या ये एक विधि नहीं है, एक विधि नहीं है कि सरफेस फिनिश से प्रकट करने की विधि यही है, एक नहीं है, बहुत सारी विधि है, वो सारी की सारी अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डीआरडीओ का एग्जाम आपका निकल गया। ठीक है, जिनका बढ़िया हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर बढ़िया नहीं हुआ तो भैया जी आपके लिए एएलपी की पोस्ट है वो इंतजार कर रही है, 6000 प्लस वैकेंसी आ रही है, 6000 प्लस एएलपी में तैयारी रखो अपनी, फिटर तेल का तो हट्टे चक रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि की तरफ। तो अब देखो, आपने 80 से लेकर 16 से कम में देख लिया ना। अब आपको कहीं पता लग जाए कि आपकी जो सरफेस फिनिशिंग है वो 80 से ज्यादा है, क्या है, 80 से ज्यादा है, तो किस प्रकार की साइन यानी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो देखते हैं।
चलो बताओ। ड्राइंग में साइन का प्रयोग हो तो सरफेस फिनिश 80 माइक्रोन से ऊपर है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अगर ड्राइंग में इस साइन का उपयोग किया जाता हो तो, किस साइन का, इस साइन का उपयोग किया जाता हो तो आपको समझ लेना है कि आपकी जो कोई क्वेश्चन पेपर आया है उसके अंदर इस साइन का उपयोग किया गया, तो आपकी जो सरफेस फिनिश है वो किससे ज्यादा है, 80 माइक्रोन से ज्यादा है। ठीक है, और मैंने ये विधि शुरू करने से पहले एक बात बताई थी कि अपन त्रिभुज देखेंगे कि और कौन से प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो भैया जी 5 प्रकार के और त्रिभुज होते हैं, वो देखते हैं कौन से और कैसे होते हैं। तब तक इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़े, चलो। तो ये तो हुई आपकी 2 नंबर विधि। ठीक है, अब देखते हैं आपकी 3 नंबर विधि। चलो, अब 3 नंबर विधि में क्या है, त्रिभुज चिन्ह। अब देखो त्रिभुज चिन्ह कौन कौन से हैं, तो भैया जी एक तो है आपके लिए ये वाला ए, ठीक है, और भैया जी एक है ये वाला बी, ठीक है, और एक है ये वाला, ठीक है, सी, और आपके लिए एक और त्रिभुज है ये वाला। ठीक है, तो कौन सा हो गया, डी। अब आपके लिए एक स्पेशल ई वाला बनाया गया है, और वो कौन सा और कैसा होता है वो बताता हूं आपको। ठीक है, चलो, तो यहां पे मैं यहां पे लिखा दूं, आ जाएगा ना, यहां पे लिखाने से आ जाएगा। ठीक है, तो ई वाला ऑप्शन कौन सा होता है, चलो, तो ई वाला कौन सा होता है, तो ई, ये मैं पूरा यहीं पे लिखा देता हूं। ठीक है, ई का पहला ये वाला होता है, ई का पहला कौन सा होता है, ये वाला होता है, और इसके अंदर कौन कौन से ग्रेड है वो दर्शाए जाते हैं आपको। इसके अंदर N9 से लेकर N7 तक ग्रेड है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, N7 और N9 तक ग्रेड मिले। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा है इसका ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको आर ए का मान मिलता है, तो आर ए का आप 6.3 और 1.3 किस कौन सा मान होता है ये बताओ मेरे को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। अब नंबर 3 वाला बताओ कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, बताएगा कोई। नंबर 3 वाला होगा भैया जी ये वाला, यही वाला होगा। अब इसके अंदर ग्रेड की संख्या दी जाती है, अब इसके अंदर ग्रेड की संख्या कौन सी दी जाती है आपकी, वही N7 और N9। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि अगर आपको तीसरी विधि अपनानी पड़े तो आपको ये सिंपल सा, फिर आपको ये एक, फिर ये वाला, फिर डी वाला। ठीक है, अब इनमें आपको अलग अलग मान दिए गए हैं ई में, तो ई में अगर आपको सिंपल सा मिले और N9 और N7 मिले तो आपको समझ आना है कौन सा आपका रफनेस है और कौन सा आपका ग्रेड है और कौन सा आपका आरएन है और आपके कौन से सिंबल प्रकट करने हैं। ठीक है, फिर आपको ये वाला सिंबल दिखाई दे तो 6.3 और 1.3 मिल रहा है, तो आपको इसमें पता लगाना है कौन सा ग्रेड है और कौन सा सिंबल है, और इसमें आपको वही सिंबल और ग्रेड का पता लगाना है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक हुई वो बताता हूं मैं, कि इन सिंबलों का मान है जो मतलब काम करने का तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, मैं ये सिंबल मिटा देता हूं और आपको क्या याद, मैं सीधा क्या लिखवाता हूं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, सीधा सा बताऊंगा कि ए वाला सिंबल ये कार्य करता है, बी वाला सिंबल ये कार्य करता है और सी वाला सिंबल ये कार्य करता है। ठीक है, चलो
चलो, तो मैं सीधा से लिखवाता हूं इसमें ए, यानी ए वाला सिंबल है वो क्या क्या बताता है। यह एक बेसिक सिंबल है जिसमें टिप्पणी का अगर टिप्पणी अगर नहीं की होती है तो इसमें ये काम आ सकता है। ठीक है, यानी ए वाला सिंबल क्या होता है, ये बेसिक सिंबल है और टिप्पणी में इसका विवरण ना दिया हो तो यह अकेले प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें लिखो यह बेसिक चिन्ह है, टिप्पणी में विवरण ना दिया हो तो अकेले उपयोग हो सकता है। ठीक है, ये तो हुआ आपका ए वाला। अब बात करते हैं बी वाला जो सिंबल है वो क्या कार्य करता है। बी वाला जो सिंबल था वो किसी मशीन की सरफेस को प्रकट करता है। ठीक है, तो इसमें लिखो मशीन की सरफेस को प्रकट करता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका सी वाला सिंबल था वो क्या था, सी वाला सिंबल यह प्रकट करता है कि यहां से धातु हटाना क्या है, मना है। क्या, धातु हटाना मना है, यानी वर्जित है। ठीक है, और जो डी वाला सिंबल था वो बताओ क्या प्रकट करता है। डी वाला सिंबल क्या प्रकट करता है, डी वाला सिंबल यह प्रकट करता है कि यहां पे एक टर्निंग ऑपरेशन करना आवश्यक है या टर्निंग ऑपरेशन करना है। तो इसमें लिखो यह है टर्निंग ऑपरेशन को प्रकट करता है। ठीक है, और इसी प्रकार आपका जो ई वाला सिंबल था वो भी ना कुछ प्रकट करता है। तो एक बार ये बताता हूं, सी वाला थोड़ा बड़ा है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ए वाला सिंबल क्या है, यह एक बेसिक चिन्ह है, टिप्पणी में अगर इसका विवरण ना दिया गया हो, यानी अगर कोई भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और उसमें इसका विवरण ना दिया गया हो तो ये आप अकेले में उसका उपयोग है वो कर सकते हो। बी वाला जो सिंबल था मशीन के सरफेस को प्रकट करता है, मशीन है वो कितना सही चल रही है, कितना स्मूथ चल रही है, या क्या क्या पार्ट सही है, क्या क्या पार्ट गलत है। ठीक है, बी वाला सिंबल ये करता है। और सी था क्या कि अगर किसी मतलब कोई ड्राइंग बनाई है आपने, ड्राइंग में अगर आपने सी वाला सिंबल लगाया है तो वहां पे क्या लगाया कि यहां से धातु हटाना क्या है, वर्जिता, मतलब याद है धातु है वो बिल्कुल नहीं हटानी है। ठीक है, और जो डी वाला ऑप्शन था क्या, ये टर्निंग ऑपरेशन है, यानी आपके लेथ के ऊपर कोई वर्कपीस पर टर्निंग करनी है तो उस ऑपरेशन यानी उस धातु के ऊपर, उस टुकड़े के ऊपर, उस पार्ट्स के ऊपर आपको डी वाला सिंबल मिलेगा और यहाँ पे क्या करनी होगी, आपको टर्निंग करनी होगी। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ई वाला सिंबल है वो क्या कार्य आता है, इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ है, ई सिंबल की तरफ, है ना। चलो, तो मैं ये अगर यहां आ जाएगा आराम से ना, लगता है। चलो नहीं, चलो लिखा देते हैं यार, क्यों अपना वो करें। चलो ई वाला जो सिंबल था वो क्या प्रकट करता था कि मशीनी सरफेस का अधिकतम और न्यूनतम मान प्रकट करता था। इसमें अधिकतम मान क्या था 6.3 रो और न्यूनतम मान क्या था 1.6 क्या रो। चलो इसमें लिखो यह मशीनी सही है ना, यह मशीनी सरफेस को सरफेस के अधिकतम व न्यूनतम मान को प्रकट करता है। ठीक है, और जिसमें अधिकतम मान क्या है 6.3, या तो आप RA ये वाला लिख सकते हैं या आपको ये वाला जो सिंबल लिखाया था मैंने ये वाला लिख सकते हैं। और इसमें न्यूनतम माप क्या दे रखा था 1.6 रो, या आपको ये वाला सिंबल दिखाना। ठीक है, यानी जो ए वाला जो सिंबल था वो क्या था, यह मशीनी सरफेस के अधिकतम और न्यूनतम मान को प्रकट करता है। तो अधिकतम का मान तो ये वाला रहेगा, ठीक है, और न्यूनतम का मान आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, चलो अब आपकी ये हुई 3 नंबर
विधि पूरी। अब बढ़ते हैं चौथी विधि की तरफ, इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपकी चौथी विधि कौन सी रहती है कि जब आप एक ड्राइंग बनाते हो तो उसके अंदर जो सिंबल्स लगाते हो, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, जो सिंबल्स होते हैं, या कोई मान लीजिए आपका जैसे रफनेस ग्रेड हो गया, तो उसके लिए जो सिंबल लगाते हो वो कैसे लगाते हो और किस प्रकार की रचना है वो करते हो। तो इसमें सरासरी बात क्या करेंगे, ड्राइंग में सरफेस की रचना के लिए निम्न प्रकार से दर्शाए गए सिंबल्स या निम्न प्रकार से किया गया कार्य। ठीक है, चलो। समझ में आ रहा है ना? आ तो रहा है, बोल नहीं रहा कोई, है ना? तो इसमें लिखो, ड्राइंग में सरफेस की रचना को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो लिखो, ड्राइंग में सरफेस की रचना को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको गाइस। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन एक साधारण सी ड्राइंग बना लेते हैं जो अपने काम आएगी, है ना? तो ड्राइंग बनाते हैं पहले, सबसे पहले ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, तो ये आपके लिए बनाई है एक छोटी सी ड्राइंग, है ना? तो ड्राइंग बनाई है, तो अब इसमें अपन क्या देख देते हैं, जैसे अपन त्रिभुज बनाते हैं, कोई सम चतुर्भुज बनाते हैं या कोई आयत बनाते हो, तो उसमें अपन लिखते हैं ना ए वा बी सी डी। इसी प्रकार इसमें भी थोड़ी सी अपन कर देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। इस प्रकार से एक आपको ड्राइंग बनानी है, बन गई। तो क्या यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है। ठीक है, और ये क्या है, एक सतह है। चलो, तो अब सबसे पहले लिखते हैं ए के लिए। जो ए वाला सिंबल लगाया है वो आपको क्यों लगाया है ये बताओ मेरे को। ए वाला सिंबल किस लिए उपयोग किया आपने, किसके लिए यूज किया है, रफ मान के लिए या रफ ग्रेड के लिए? तो इसमें लिखो रफनेस मान या ग्रेड। तो रफनेस मान या ग्रेड क्या होता है आपका, जैसे N1 N2 N3, और उसका जो सिंबल्स है वो क्या अपन लगाते हो, ये वाला सिंबल आप लगाते हो, है ना? तो ए वाला ऑप्शन है वो क्लियर हुआ, यहां से यहां तक का ऑप्शन क्लियर हुआ ना? अगर आपको पूछ लिया जाए ए वाला ऑप्शन है वो किसके लिए लगाया गया है, तो आप क्या बोलोगे, रफनेस मान और ग्रेड, यानी मान या ग्रेड एक ही चीज आ जाती है। ठीक है, N1 N2 N3 N4 N5 6 7 8 9 10 11 12 तक ही होता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। किसकी तरफ, बी की तरफ। अब ये बताओ वी वाला जो पार्ट है वो क्यों बनाया गया है, ये वाला पार्ट है वो किस लिए बनाया गया है, उत्पाद विधि, क्या उत्पादन विधि, किसके लिए बनाया गया है, उत्पादन विधि, हीट ट्रीटमेंट, किसके लिए, उत्पादन विधि या हीट ट्रीटमेंट लिख सकते हैं क्या अपन, हीट ना लिख के आप ट्रीटमेंट लिख लो, क्या ट्रीटमेंट व कोटिंग। ठीक है, अगर आपको ये वाला अगर पोर्शन आपका कुछ ऐसा दिखाई दे, ये किसके लिए बनाया गया है, उत्पादन विधि के लिए बनाया गया है, ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है और कोटिंग के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। अब सी वाला ऑप्शन है वो किसके लिए बनाया गया है, सैंपलिंग लेथ के लिए बनाया गया है। किसके लिए, यहां आपको क्या दर्शानी है, आपकी सैंपलिंग लेथ को दर्शाना है। तो आपकी सैंपलिंग लेथ मैंने आपकी दर्शा दी कितनी, 0.8। तो इसमें लिखो सैंपलिंग लेंथ। ठीक है, उसी प्रकार आपका डी वाला ऑप्शन रहता है। तो डी वाला ऑप्शन है वो किसके लिए रहता है, बताओ, ये वाला ऑप्शन किसके लिए रहता है, ले की दिशा, क्या ले की दिशा, ले की
दिशा, यानी LAY। चलो आगे बढ़ते हैं। ABCDE, ई वाला ऑप्शन है वो किसके लिए लगाया गया है बताओ। ये वाला जो आपका सिरा है वो किसके लिए बनाया जाता है, मशीनी अलाउंस के लिए। किसके लिए, मशीनी अलाउंस के लिए। अब लास्ट एंड फाइनल एफ वाला किसके लिए बनाया जाता है, ब्रैकेट में रफनेस या अन्य नाम। क्या, ब्रैकेट में रफनेस या अन्य नाम। अब इस चीज से आपको कोई मतलब दिमाग में गड़बड़ी हुई, यानी कुछ चला दिमाग में, यानी ये चीज क्यों बनाएगी। अब आपको क्या करनी है, रचना करनी है। तो रचना सर्वप्रथम आपने क्या किया, स्केल की सहायता से, पेंसिल की सहायता से ए पॉइंट से बी पॉइंट की रेखा खींची, फिर बी से सी खींची, सी से डी खींची और डी को ए से मिलाया, फिर आपका क्या बन गया, आयत है जो भी बन गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें सबसे पहले बताया दिया गया क्या, अगर आपको रफनेस का मान या ग्रेड दर्शाना है तो आपको यहां पे दर्शाना होगा। ठीक है, और आपको उत्पादन विधि या हीट ट्रीटमेंट दर्शानी होगी, मतलब आपने इसमें कौन सी विधि अपनाई है या कौन सा ट्रीटमेंट किया या कौन सी कोटिंग की है, तो आपको यहां दर्शानी होगी। ठीक है, और सी यानी सैंपलिंग लेंथ, यानी जो आपकी सैंपलिंग लेंथ है वो आपको यहां दर्शानी होगी, बिल्कुल कोने में। फिर आपकी लेख की दिशा, यानी आपने किस दिशा में कार्य किया है वो आपको ये दर्शाना होगा यहां से डी से। ठीक है, फिर आपका मशीनी अलाउंस, यानी जो आपका मशीन का अलाउंस है एकदम सही है कि नहीं है, कितना कितना एमएम है, कितना इंच है, वो आपको यहां दर्शाना होगा। ठीक है, और ब्रैकेट में रफनेस या कोई अन्य नाम, यानी यहाँ पे आपको एक स्पेशल नाम है, यानी जॉब का नाम है या कोई इसकी जो अलाउंस है जॉब की या कोई दूसरा मतलब किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो वो आपको एफ के यहाँ पे कोने पे दर्शाना होगा। तो इस प्रकार बनती है आपकी ड्राइंग में सरफेस की रचना को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। और ये चार विधि आपकी लगती है किसके लिए, सरफेस को दर्शाने के लिए। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो अब आपने देखी कि सरफेस विधि को प्रकट करने की विधियां ये पूरी देख ली आपने। अब देखते हैं आपने जो सरफेस विधियां प्रकट तो कर दी ना, अब उसको मापने का, यानी उसको जांच कैसे सकते हैं अपन की सही है कि नहीं है। ठीक है, वो देखते हैं। तो इसे मिटाता हूं मैं। किसी को पता है कैसे माप सकते हैं, कैसे माप नहीं सकते हैं, पर पता है किसी को? तो मैं बताता हूं। सबसे पहले हेडिंग लिखो, सरफेस मापने की विधि। क्या, सरफेस फिनिश मापने की विधि। क्या, सरफेस मापने की विधि। तो सरफेस मापने की विधि दो है। कितनी है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी, एक तो तुलनात्मक यानी तुलना द्वारा, एक अप्रत्यक्ष मापी औजार के द्वारा। तो दोनों की दोनों देखेंगे आपकी कौन सी और कैसी। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी तुलना द्वारा। किसके द्वारा, तुलना द्वारा। अब तुलना द्वारा कैसे कर सकते हैं कि किसी सरफेस को इंस्पेक्शन तुलना कर मापा जा सकता है। क्या, किसी, लिखो, किसी सरफेस फिनिश को इंस्पेक्शन तुलना द्वारा मापा जा सकता है। क्या कह रहा है, यदि आपने कोई सरफेस फिनिश की है तो उसको एक इंस्पेक्शन है उसके द्वारा माप सकते हैं। वो इंस्पेक्शन एक नहीं है, वो काफी सारे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, देखो नाम से विदित हो जाएगा, मैं नाम लिखाऊंगा यहाँ पे, नाम से विदित हो जाएगा। और आप नाम देखोगे तो सर कहो ये इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले है स्पर्श इंस्पेक्शन से। किससे, स्पर्श इंस्पेक्शन से। पहला आया समझ में या नहीं आया? दूसरा कौन सा है, दृष्टिगत। कौन सा, दृष्टिगत इंस्पेक्शन द्वारा। यानी एक तो आप क्या कर सकते हो, हाथ लगाकर इंस्पेक्शन कर सकते हो, और दूसरा आपकी आंखों के द्वारा जांच सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा बताओ कौन सा हो सकता है। तीसरा है स्क्रैच
क्या, स्क्रैच इंस्पेक्शन द्वारा। ठीक है। चौथा यानी स्क्रैच, यानी आप अगर आपके लिए कोई जॉब बनाई है उसके ऊपर स्क्रैच पड़े तो आप बता सकते हो कि वो किस प्रकार का खुदरा है, कि काम चला हुआ है, कैसा है, या किसी बढ़िया मशीन में काम आ सकता है। ठीक है। चलो अब दूसरा चौथा कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक। क्या, माइक्रोस्कोपिक, जानते हो क्या, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन द्वारा। ठीक है। चलो आगे है 5 नंबर। 5 नंबर कौन सा है आपका, 5 नंबर होगा आपका सरफेस, क्या, सरफेस फोटोग्राफ। यानी आप क्या कर सकते हो, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी आप चेक कर सकते हो, और किसी ऐसी मतलब कोई बढ़िया सी जो बना लो, इसी का हूबहू टेम्पलेट बना लो और उससे आप देख सकते हो कि सही है कि नहीं है, फोटो मान लो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। आप बताओ 6 नंबर क्या हो सकता है, 6 नंबर क्या हो सकता है, बताओ आपका। 6 नंबर है आपका माइक्रो इंटरफेरोमीटर। क्या, माइक्रो इंटरफेरोमीटर। क्या है, माइक्रो इंटरफेरोमीटर इंस्पेक्शन द्वारा। ठीक है। अब है आपका 7 नंबर। 7 नंबर आपका कौन सा है, वो वाला, क्या, वाला, सॉरी वोलास। क्या है, वोलास सरफेस, सरफेस, क्या, वोलास सरफेस, आगे क्या नाम आएगा, वोलास सरफेस डायनोमीटर। क्या, डायनोमीटर मीटर इंस्पेक्शन द्वारा। लास्ट एंड फाइनल होगा आपका 8 नंबर। बताओ कौन सा होगा 8 नंबर, कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिव लाइट। कौन सा, रिफ्लेक्टिव लाइट इंटेंसिटी। तो इसमें लिखो रिफ्लेक्टिव लाइट इंटेंसिटी। ठीक है। तो ये है आपका तुलनात्मक, यानी तुलनात्मक मतलब आप स्पर्श कर सकते हो, दृष्टि आंखों से देख सकते हो, स्क्रैच से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, फोटो लेकर देख सकते हो, माइक्रो इंटरफेरेंस से देख सकते हो, वोलास से देख सकते हो, या ये रिफ्लेक्टिव लाइट यानी लाइट के द्वारा आप देख सकते हो। तो दूसरा आपका प्रत्यक्ष उपकरणों द्वारा, वो देखते हैं कौन सा होता है, तब तक इसे लिखो। ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा विधि कौन सा, सरफेस मापने का दूसरा विधि। तो पहला विधि आपने पढ़ा, तो दूसरा विधि आपका इसमें क्या है, प्रत्यक्ष मापी, क्या, प्रत्यक्ष मापी उपकरणों द्वारा माप। क्या, प्रत्यक्ष मापी उपकरणों द्वारा माप। अब आपको पता है प्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन सा होता है, जिसमें साफ साफ आपका लिखा होता है कि हाँ ये इतना ही होगा, जैसे कि आपका स्केल, माइक्रोमीटर, कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, ये क्या आपके प्रत्यक्ष मापी औजार है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा थी। चलो अब इसमें चीज की थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष मापी उपकरणों के द्वारा माप लेना। तो इसमें क्या कहते हैं, किसी सरफेस फिनिश को मापने के लिए प्रत्यक्ष मापी उपकरण का उपयोग लिया जाता है। प्रत्यक्ष मापी उपकरण से इंस्पेक्शन किया जाता है। तो इसमें लिखो किसी सरफेस फिनिश का इंस्पेक्शन करने के लिए प्रत्यक्ष मापी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि किसी सरफेस फिनिश का इंस्पेक्शन करने के लिए प्रत्यक्ष मापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आपका कौन सा उपकरण रहेगा, कौन सा, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। कौन सा, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। और दूसरा कौन सा लेगा, टेलीसर्फ। चलो तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर क्या होता है और देखने में कैसा होता है। देखने में आपको पिक्चर लगा दूंगा, वो आपको दिख जाएगा, मैं इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है। और ये कैसे आपकी रीडिंग है वो लेता है किसी सरफेस की, ये बताता हूं। चलो
तो इसमें लिखो सबसे पहले मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। क्या? मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। अब मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर क्या होता है कि इस उपकरण में क्या लगे होते हैं, बताओ क्या लगे होते हैं? स्किड्स लगे होते हैं, एडजस्टमेंट स्क्रू लगे होते हैं, और क्या लगे होते हैं? बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या लगे होते हैं? बताएगा कोई क्या लगे होते हैं? इस औजार में स्टाइलिस, स्किड्स और आपके क्या लगे होते हैं? एडजस्टमेंट स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। और एक इंडिकेटर स्केल भी लगा होता है। तो इसमें लिखो इस औजार में क्या लगा होता है, बताओ। चलो, इंडिकेटर स्केल, क्या? इंडिकेटर स्केल, स्टाइल्स, और क्या लगे होते हैं? एडजस्टमेंट स्क्रू। एक और बताओ क्या लगे होता है? स्किड्स, स्किड्स लगे होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इस औजार में इंडिकेटर स्केल, स्टाइल्स, एडजस्टमेंट स्क्रू और स्किड्स लगे रहते हैं, ठीक है। अब इसको यूज कैसे किया जाता है कि इसको सरफेस पर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, और सरफेस पर क्या करता है? ये मूव करता है। जब ये मूव करता है तो इसकी रीडिंग को ले लेना चाहिए, और इसका जो औसतन मान निकालना है, यानी सरफेस का औसतन मान निकालना है, तो अपने हाथ से एक प्रोफाइल कवर खींच लेनी है, तो आपका कुल मिला के औसतन मान है वो आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसमें लिखते हैं जब इसमें माप ली जाती है, जब इसमें माप ली जाती है तो इसे सरफेस पर मूव किया जाता है, तब रीडिंग लेनी चाहिए। यानी मूव करते टाइम इसकी रीडिंग है वो लेनी चाहिए, ठीक है। और बाद में औसतन मान के लिए हाथ से प्रोफाइल कवर खींच, ठीक है। और इसके जो स्टाइल्स है वो किससे बने होते हैं? डायमंड से बने होते हैं। तो एक बार ये बता देता हूं मैं थोड़ा सा पहले कि सरफेस मैकेनिकल इंडिकेटर्स में, इस औजार में इंडिकेटर स्केल, स्टाइल्स, एडजस्टमेंट स्क्रू, स्किड्स लगे होते हैं। जब इसमें माप ली जाती है तो इसको सरफेस पर मूव किया जाता है, और मूव करते टाइम इसकी रीडिंग लेनी चाहिए, और बाद में औसतन माप मान के लिए, जब आपको औसतन मान चाहिए तो आपको हाथ से एक कवर, प्रोफाइल कवर को खींच लेना है, ठीक है। और इसका स्टाइल्स डायमंड से बने होते हैं, वह कांटेक्ट थोड़े से रेडियम से बने होते हैं, ठीक है। जो इसका स्टाइल्स बना होता है वो किससे बना होता है? डायमंड से बना होता है। और जो उसके कॉन्टेक्ट होते हैं, यानी जो सरफेस को जो छूता है, वो किससे बना होता है? रेडियम से बना होता है, ठीक है। इसे लिखो, एक लाइन और लिखाऊंगा, हाँ चले, यहां पे आ जाए मेरे हिसाब से। लिखो, इसके मूवमेंट को एम्पलीफाई
करके क्या इसके मूवमेंट को एम्पलीफाई करके किस पे डायल किया जाता है, सरफेस इंडिकेटर पे डायल किया जाता है। ठीक है, क्या इसके मूवमेंट को सरफेस इंडिकेटर से डायल, सरफेस इंडिकेटर पर डायल कर किस पे ट्रांसफर किया जाता है, सॉरी, सरफेस इंडिकेटर पर ट्रांसफर डायल पर किया जाता है। ठीक है, सरफेस इंडिकेटर के डायल को ट्रांसफर किया जाता है, ये डायल को ट्रांसफर, हाँ, तो आगे बढ़े, एक लाइन वो और लिखा देता हूं आपको। ठीक है, चलो चलो, अब क्या है कि इसमें क्या कर दिया, इसके स्टाइल डायमंड से बने होते हैं और कॉन्टेक्ट थोड़े किससे बने होते हैं, रेडियम से बने होते हैं। जब ये मूवमेंट करता है तो मूवमेंट को एम्पलीफाई करके, क्या एम्पलीफाई करके सरफेस इंडिकेटर के डायल पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें लिखो मूवमेंट को एम्पलीफाई करके, क्या मूवमेंट को एम्पलीफाई करके सरफेस इंडिकेटर के डायल पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। आगे बढ़ते हैं टेलीसर्फ, इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं टेलीसर्फ की तरफ। यानी इसका नाम तो पूरा सरफेस होना था, पर वैज्ञानिकों ने इसको आधा ही छोड़ दिया, तो इसको आधा छोड़ दिया, पूरा हम करते हैं टेलीसर्फेस। ठीक है, टेलीसर्फेस क्या है, यह एक विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर है। इसका उपयोग फैक्ट्री और लेबोरेटरियों में किया जाता है। इसमें एक मोटर लगी होती है, जो मोटर क्या करती है, जो सरफेस होती है उसके आर पार औजार हैंड के मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, इसमें जो स्टाइलस लगे होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, पता आपको, बताओ, स्टाइलस लगे होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, बताओ। स्टाइलिस है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नलों में बदला जाता है। क्या स्टाइलिस लगे होते हैं, इसमें स्टाइलिस को किसमें बदल दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया जाता है। और जिसे एम्पलीफायर होता है उसे एम्पलीफाई में बदला जाता है। क्या, जिसे एम्पलीफायर को एम्पलीफाई में बदला जाता है। और बताओ क्या होता है, ये तब तक मैं लिखता हूं। और एम्पलीफायर होता है उसको किसमें किया जाता है, परिणाम। चलो, एम्पलीफायर क्या करता है, सरफेस के परिणाम की गणना करता है। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या आता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर है, जो फैक्ट्री, लेबोरेटरियों में काम आता है। क्या, यह फैक्ट्रियों और लेबोरेटरियों में काम आता है। इसमें मोटर रेस सरफेस के आर पार औजार के हैंड को मूवमेंट करती है। क्या कह रहा है कि इसमें मोटर रेस सरफेस के आर पार औजार के हैंड को मूवमेंट करती है।
ठीक है। और इसमें जो स्टाइलिस है उसमें किस में बदल दिया जाता है, बताओ स्टाइलिस को किस में बदल दिया जाता है, सिग्नलों में बदल दिया जाता है। तो इसमें लिखो स्टाइल्स को सिग्नलों में बदल दिया जाता है। और जो आपका एम्पलीफायर रहता है वो एम्पलीफाई किया जाता है। क्या, एम्पलीफायर को एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है। और जो एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, सरफेस के माप की गणना करता है। तो इसमें लिखो एम्पलीफायर सरफेस के मान की गणना करता है। ठीक है। एक बार दोबारा समझाता हूं, इसमें बहुत और कुछ लिखा हुआ है वो आगे दिखाता हूं। तो देखो टेली सरफेस क्या है, यह इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत सरफेस इंडिकेटर है। यह लेबोरेटरियों और फैक्ट्री में काम लिया जाता है। इसमें एक मोटर लगी होती है। वो मोटर क्या काम करती है, सरफेस के आर पार जो औजार हैंड है उसको मूवमेंट करती है या उसको कंट्रोल करती है। यहां पे लिख लो कंट्रोल, क्या, कंट्रोल करती है। ठीक है। स्टाइलिस को सिंगल्स में बदल दिया जाता है और एम्पलीफायर को एम्पलीफाई किया जाता है। और एम्पलीफायर है वो क्या करता है, सरफेस के मान की गणना करता है। ठीक है। इसे लिखो, तब तक 2-3 लाइन और है वो आपको लिखा देता हूं, इसे लिखो। हाँ, आगे बढ़े। तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, क्या, एम्पलीफायर सरफेस के पैरामीटर की गणना करता है। ठीक है। क्या, एम्पलीफायर सरफेस के पैरामीटर की गणना करता है। ठीक है। और इसमें एक रिकॉर्डर लगा होता है, जो रिकॉर्डर क्या करता है, परिणाम को रिकॉर्ड करता है और डिस्प्ले पर प्रकट करता है। इतनी सी बात है और लिखा नहीं है। ठीक है। लिखो रिकॉर्डर परिणाम को डिस्प्ले में प्रकट करता है। ठीक है। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट आपके आज की डेट में आए हैं, जो दोनों के दोनों पिक है वो लास्ट में वीडियो में लगा दूंगा। ठीक है। और जो आज की जो सरफेस फिनिशिंग है वो चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी टॉपिक रह जाता है, तो मेरे को कमेंट करो, मैं करवा दूंगा। और इससे आगे वाला जो अपना टॉपिक चलेगा इसी का है, लेपिंग और होनिंग। ठीक है। इसी के अंदर है वो करवा देते हैं। पूरे कुछ किताबों में क्या है कि अलग अलग दिया हुआ है, जो मेरे पास किताबें पढ़ी मैं उसके अनुसार चल रहा हूं। जो सरफेस फिनिशिंग है वो लेपिंग और होनिंग के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। और थोड़ा स्पोर्ट्स और बनाए रखिए। ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मैथ का टीचर आए, मैथ का टीचर आए। ठीक है। तो मैथ का टीचर भी आ जाएगा। ठीक है। पर थोड़ा सपोर्ट करो यार, सपोर्ट। देखो मैं किसी को बोलता हूँ ना कि यार मेरे को टीचर की आवश्यकता है, ऑनलाइन टीचर के लिए यूट्यूब पे नहीं, तो क्या कहते हैं, कितने सब्सक्राइब, मैं बोलता हूँ 550, कि बस यार फिर नहीं होगा यार, मैं हम कोचिंग तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, अपना दिखेगा तो अपन वो भी कर लेंगे। थोड़ा क्या टीचर को ले आएंगे, वो टीचर भी बोलेगा हाँ ठीक है चलते हैं। ये भी नहीं है, सैलरी सैलरी भी देते हैं फिर भी नहीं आते। किसके कारण, सब्सक्राइब के कारण। बस यही नहीं है क्या, इतने छोटे चैनल पर कौन आएगा, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये आपकी खुशबू मैम थी, उसके पेपर चलने लगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास को ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। धन्यवाद।